तो हिंदी में अगर बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस की बात करें तो सॉलिड स्टेट चैप्टर में बिहार बोर्ड का जो भी क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन इसमें आता है। तो मैं यहाँ पर एक एक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लिए डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको इस तरह का वीडियो चाहिए। अगर आप कहेंगे कि हाँ मुझे चाहिए तो मैं ये भी कंटिन्यू करूँगा जैसे मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने जो ये येलो मार्कर जो दिख रहा है आपको, इसको ध्यान से देखिएगा। सवाल है ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कि ठोस अवस्था में अवयवी कण गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। जो अवयवी कण की यहाँ पर बात हो रही है वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़े होते हैं कि वो आसानी से इधर से उधर मूव यानी कि मूवमेंट यानी गति नहीं कर पाते हैं, स्वतंत्र नहीं होते। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बलों के कारण, जो प्रबल आकर्षण मतलब उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा आकर्षण होता है, कारण ये केवल अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। इस कारण ठोस सघन व्यवस्था तथा कठोर संरचना रखते हैं। उनके जो कण हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण वो अपने एक ही जगह पर स्थिर मात्रा में स्थिर अवस्था में रहते हैं और दोलन एक ही जगह पर करते हैं या उन्हीं के आसपास करते हैं, ज़्यादा इधर से उधर दोलन नहीं कर पाते हैं। नतीजा ठोस कठोर होते हैं। अगर ये आपको प्रश्न आया तो आप इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। ठीक है, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। एक बार आपको बता दूं ये सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी के हैं, वहीं से ये क्वेश्चंस है। और आपको बता दूं किसी भी परीक्षा में बिहार बोर्ड की हिंदी की परीक्षा जो होगी उसमें आपको हिंदी विषय नहीं, हिंदी भाषा की बात कर रहा हूँ कि मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तो चाहे किसी भी मीडियम में परीक्षा हो जो प्रश्न आएगा वो एनसीईआरटी से ही बिलोंग करता है। तो सवाल है ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। ठोसों में अवयवी कण अपनी माध्य स्थितियों में प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं। ध्यान से पढ़िएगा फिर से। ठोसों में अवयवी कण अपनी माध्य स्थितियों में प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं। अणुओं के मध्य दूरी अर्थात अंतर आणविक दूरी दाब बढ़ाने या कम करने पर अप्रभावित रहती है, यानी प्रभावी नहीं होती है। अतः ठोसों का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। मेरे येलो मार्कर यानी पीले वाले जो मार्कर है उसको ध्यान से देखिए, मैं कहाँ घुमा रहा हूँ। ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है, तो ठोसों में अवयवी कण अपनी माध्य स्थितियों में प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। अणुओं के मध्य दूरी अर्थात अंतर आणविक दूरी दाब बढ़ाने या कम करने पर अप्रभावित रहती है। अतः ठोसों का आयतन निश्चित होता है। ये दूसरा सवाल था। चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। क्या क्या है भाई। पॉलीयूरेथीन, नेप्थलीन, बेंजोइक अम्ल, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफोन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और रेसा कांच तथा तांबा। तो इसमें देखिए क्रिस्टलीय ठोस सिर्फ तीन ही है आपका, बेंजोइक अम्ल है, पोटेशियम नाइट्रेट है और तांबा है। ध्यान से देखिएगा, जो क्रिस्टलीय ठोस है वो बस तीन ही है, बेंजोइक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट और तांबा। और अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो पॉलीयूरेथीन है, नेप्थलीन है, टेफ्लॉन है, सेलोफोन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है और रेस कांच है। इसके लिए एक चीज़ और जान के रखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस का मतलब जैसे शीशा, आप अगर शीशा को देखते हैं तो शीशा किस तरह का होता है, उसे अगर आप ऊपर से छोड़ देंगे तो वो टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। और अगर रबड़ को आप छोड़ दें, मान लीजिए प्लास्टिक को छोड़, उसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है रबड़ वगैरह, और जो शीशा होता है वो क्रिस्टलीय ठोस होता है। अब उसी के अनुमान पर आप लगा लीजिए कि मैंने जो इन दोनों को अलग अलग वर्गीकृत किया है वो किस तरह से किया होगा। चलिए चौथे प्रश्न पर चलते हैं। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। सवाल पढ़िएगा, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। ध्यान से पढ़िए, सुनिए और देखिए। अतिशीतित मतलब सुपर कूल्ड, मतलब इंग्लिश में अगर कहेंगे तो सुपर कूल्ड लिक्विड। अतिशीतित द्रव कांच को क्यों, शीशा जो होता है उसके अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। द्रव अभिलाक्षणिक गुण अर्थात बहने की प्रवृत्ति रखते हैं। जो द्रव्य होते हैं, पानी देखते हैं बह जाता है, तो द्रव्य जो है बहने की गुण रखते हैं। कांच के इस गुण को प्रदर्शित करता है, यद्यपि यह अत्यंत मंद बहता है। कांच भी बहेगा, आप जो कांच देखते हैं वो तो ठोस है, लेकिन कांच को अगर पिघला दिया जाए तो वो भी बहने की स्थिति में आ जाता है, लेकिन बहुत ही मंद बहेगा। पुरानी इमारतों की खिड़कियों और दरवाज़ों में जड़े शीशे निरपवाद रूप से शीर्ष की अपेक्षा अधस्तल में किंचित मोटे पाए जाते हैं।
शीर्ष जो है मतलब ऊपरी जगह से उसके अधस्थल मतलब नीचे साइड में वो थोड़ा सा मोटा रहता है, और यह इसलिए होता है क्योंकि कांच अत्यधिक मंदता से नीचे प्रभावित होकर अधस्थल भाग को किंचित मोटा कर देते हैं, अतः कांच को अति स्थिति द्रव माना जाता है। ऊपर से नीचे की तरफ आने की जो इसकी आदत होती है, जाहिर सी बात है द्रव्य है लेकिन बहुत मंद से आता है, तो धीरे धीरे ऊपर जो है पतला होता है और नीचे की तरफ थोड़ा सा अधस्थल में मोटे होते हैं, और इसीलिए इन्हें कांच को अति स्थिति द्रव माना जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इस पर थोड़ा सा अच्छे से कमांड रखिएगा। 5वें प्रश्न पर चलते हैं। कहता है एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए, क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा? एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए, क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा? हल क्या है इसका? एक ठोस जो सभी दिशाओं में अपवर्तनांक के समान मान रखता है समदैशिक प्रकृति का होता है तथा इसके कारण इस ठोस की प्रकृति अक्रिस्टलीय होती है। ये क्या मतलब हुआ? जैसे देखिए, अगर दिशा बदल जाए और उसका अपवर्तनांक मान जो है, जैसे फिजिकल प्रूफ, जैसे मान लीजिए उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया मतलब उबाल जो आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघलने का जो तापमान है, ये सब अगर मतलब ना बदले, समान रहे, सभी दिशाओं में एक जैसा रहे, तो उसे समदैशिक प्रकृति का कहा जाएगा, और इसकी जो ठोस प्रकृति होगी वो अक्रिस्टलीय होगी। तेज़ धार वाले औजार से काटने पर यह साफ विदलन प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि यह अनियमित सतहों वाले टुकड़ों में टूट जाता है। अगर आप किसी तेज़ धार से उसे काटिएगा तो उनका जो टुकड़ा निकलेगा ना, वो ऊबड़ खाबड़ा निकलेगा, वो एक ही जैसा नहीं निकलेगा, समान सतह नहीं निकलेगा। तो याद रखिएगा, आपको ये सवाल है, एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित होता है, तो इस तरह से समदैशिक प्रकृति होता है इसका, अगर समान मान रहेगा, और अगर समान मान नहीं रहेगा तो समदैशिक प्रकृति नहीं होगा। तो ये सवाल है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। या चलते हैं 6ठे सवाल पर। उपस्थित अंतर आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। पहला, पोटेशियम सल्फेट, टीन, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, जिंक सल्फाइड, ग्रेफाइट, रुबिडियम, आर्गन, सिलिकॉन कार्बाइड। ये सभी आपको दिया गया है। ये अंतर आणविक बल के आधार पर आपको इन सभी को वर्गीकृत करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे आयनिक ठोस की, जिसमें आयन मौजूद हो, आयनिक ठोस की बात, जैसे पोटेशियम सल्फेट, जिंक सल्फाइड, क्योंकि इन सब में आयनिक बंधन होते हैं। आयनिक मतलब जब धन और ऋण, ठीक है, धन और ऋण आपस में जुड़ेगा तो वहाँ पर जो बनेगा उसे आयनिक बंध कहेंगे। तो आयनिक ठोस में पोटेशियम सल्फेट, जिंक सल्फाइड होंगे। सहसंयोजक ठोस जो होगा उसमें ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड होंगे, क्योंकि ये विशाल सहसंयोजक अणु हैं, जिसको इंग्लिश में कोवेलेंट भी आप कह सकते हैं। तो सहसंयोजक ठोस में ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड आ जाएगा। याद कीजिएगा, ये प्रश्न याद रखने वाला है, आप एक बार इसको बढ़िया से लिख के अपनी कॉपी में याद रखिए। आणविक ठोस जो होगा वो होगा बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, जल, आर्गन, क्योंकि ये सभी सहसंयोजक बंध बने रहते हैं। और धात्विक ठोस जो होगा वो रुबिडियम और टीन होगा, क्योंकि ये धातु हैं। धात्विक ठोस मतलब मेटल, मेटल वाला जो होगा धात्विक, वो रुबिडियम टीन होगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही आसानी से आप समझ जाइएगा। किसी में भी अगर आपको प्लस माइनस यानी धन और ऋण टाइप का अगर आपको मिल जाए तो समझ जाइए वो आयनिक ठोस बनाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से आयनिक ठोस, सहसंयोजक, देखिए यह है आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस के आधार पर इसे हम लोगों ने वर्गीकृत किया है। चलते हैं 7वें प्रश्न पे। कहता है ठोस ए है, एक कोई ठोस है उसे ए बोला गया, अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है तथा अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है? फिर से पढ़ता हूँ सवाल को। कहता है ठोस ए जो है वो अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है तथा अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है? तो यहाँ पर इसका हल क्या होगा? चूँकि ठोस ए गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है, विद्युत को पसंद नहीं करता है, विद्युत रोधी है, तो यह इसमें आयनों की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करता है। एक बात याद रखिएगा, जो विद्युत का सुचालक होगा उसमें आयन जरूर मौजूद होगा, क्योंकि आयन का ही वहाँ पर दोलन होगा। यह अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। अब चूँकि ये विद्युत का सुचालक नहीं है, विद्युत रोधी है, तो इसमें आयन अनुपस्थित है, ये अत्यंत उच्च ताप पर पिघलेगा। अतः एक विशाल अणु है, ये बहुत विशाल अणु है, यह सहसंयोजक ठोसों के गुण हैं, अतः यह एक सहसंयोजक
ठोस है। तो अगर आपको बोलेगा कि कोई सहसंयोजक ठोस का गुण क्या होता है, तो ये प्रश्न भी आपके लिए बड़ा ही काम हो जाएगा, क्योंकि ठोस ठोस जो है वो गलित दोनों अवस्थाओं में, ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी, सॉलिड या लिक्विड दोनों ही फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है। ठीक है, तो कुचालक है वो, तो यह इसमें आयनों की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करेगा और यह अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है, अतः यह एक विशाल अणु है। यह सहसंयोजक ठोसों के गुण है, अतः यह एक सहसंयोजक ठोस है। 8वें प्रश्न पर चलते हैं। कहता है आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं होते हैं, बताइए क्यों। बहुत ही बढ़िया सवाल है। गलित मतलब समझिए कि लिक्विड फॉर्म में वो या मोल्टन फॉर्म में वो अच्छा विद्युत का चालक होगा, लेकिन सॉलिड फॉर्म में अच्छा नहीं होता है। क्यों? तो देखिए, जो आयन है वो दोलन नहीं कर पाएगा, गति नहीं हो पाएगी ठोस अवस्था में, और जब तक गति नहीं होगी, जब तक वो एक जगह दूसरी जगह जा नहीं पाएगा, तब तक वो विद्युत का सुचालक नहीं होगा। तो पढ़िए, आयनिक ठोसों की गलित अवस्था में विद्युत संचालन आयनों की गति के कारण होता है। ठोस अवस्था में आयन गति नहीं करते तथा प्रबल स्थिर विद्युत बलों द्वारा बंधे रहते हैं, अतः ये कुचालक के समान व्यवहार करते हैं। ये 8वां प्रश्न था। 9वें प्रश्न पर चलते हैं। कहता है किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातवर्ध और तन्य होते हैं। कहता है किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातवर्ग और तन्य होते हैं। ध्यान से पढ़िएगा। एक ठोस के विद्युत सुचालक होने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति आवश्यक होती है, अतः ठोसों के उस प्रकार पर विचार कीजिए जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कहता है किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक होते हैं, आघातवर्ध और तन्य होते हैं। तो कहिएगा कि एक ठोस के विद्युत सुचालक होने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन मुक्त होना चाहिए, जमा नहीं होना चाहिए, एक जगह दूसरी जगह तक गति करनी चाहिए, अतः ठोसों के उस प्रकार पर विचार करिए जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर धात्विक ठोस इसका हल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। जालक बिंदु एक क्रिस्टल जालक में एक विशिष्ट अवयवी कण, जो कि परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और अणु भी हो सकता है। तो कहता है जालक बिंदु एक क्रिस्टल जालक में एक विशिष्ट अवयवी कण की स्थिति को निरूपित करता है। दिक्स्थान या आकाश में जालक बिंदुओं की व्यवस्था एक विशिष्ट क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति के लिए उत्तरदायित्व होती है। जालक बिंदु किसी एक ऐसे बिंदु को कहते हैं जो किसी क्रिस्टल जालक में किसी भी परमाणु, आयन या अणु को अपनी एक जगह पर, जैसे आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी जगह पर अणु बैठा हुआ है, कहीं पर परमाणु बैठा हुआ है, कहीं पर आयन बैठा है, तो वो जगह क्या होगा, तो वो जालक बिंदु होगा। कि वहाँ पर भाई तो क्रिस्टलीय जालक में। ठीक है, दिक् स्थान या आकाश में जालक बिंदुओं की व्यवस्था एक विशिष्ट क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति के लिए उत्तरदायित्व होती है या उत्तरदायी होती है। तो ये 10 मैंने प्रश्न आपको बताया जो आपके एनसीईआरटी से है, और जाहिर सी बात है अगर आपने एनसीईआरटी पर बढ़िया से काम कर लिया तो आपका किसी भी तरह की परीक्षा में कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मुझे बताइएगा कमेंट करके कि अब आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया, नहीं आया, कैसा लगा। अगर कोई दिक्कत हुई तो बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो मैं ऐसा कंटिन्यू करूँगा। तो हिंदी के 2 तरह के वीडियो हो जाएंगे, एक ऑब्जेक्टिव वीडियो हो जाएगा और एक सब्जेक्टिव हो जाएगा। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं लगातार फिर वीडियो बनाता रहूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ हो, एंजॉय कीजिए।